ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के क्या क्या दायित्व होते हैं? आप चूँकि तिलौथू में हैं, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है वहाँ रोहतासगढ़, उसको विकसित पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या पहल की गई है अभी? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप मुझे ये बताइए कि एक क्लोज्ड साइकिल पावर प्लांट और ओपन साइकिल पावर प्लांट में क्या अंतर है? हाल ही में यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें बंदी बना लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? फॉरेन सर्विसेज को प्राथमिकता देने की कोई खास वजह? मुझे बताइए कि बिहार का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? May I come in, sir? Come in, come in. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good Have your afternoon, seat, Noor. Thank you, sir. Briefly introduce yourself. सर मेरा नाम नूर आलम है। मैं बिहार के कैमूर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डीएवी पब्लिक स्कूल रतवार मोहनिया से कंप्लीट की है। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से कंप्लीट की और मैंने 1.5 वर्षों तक टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में काम किया और पिछले 4 वर्षों से मैं ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के रूप में बिहार गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ सर। तिलौथू में पोस्टिंग है सर। रहते हैं वहाँ आप? यस सर। या आते जाते हैं बाहर से? नहीं सर, तिलौथू में ही रहते हैं। यस सर। तो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के क्या क्या दायित्व होते हैं? सर ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर को हम लोग मतलब अपने वर्क को सर लगभग 3 सेगमेंट में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे डिपार्टमेंट की पॉलिसी है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का। सेकंड सर लॉ एंड ऑर्डर में डेपुटेशन होता है मैजिस्ट्रेट के रूप में। और थर्ड मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में जैसे इलेक्शन का वर्क हो या फिर सेंसस का वर्क हो तो उससे रिलेटेड सर हम लोग मॉनिटरिंग के रूप में सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं सर ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, तो रेगुलर वर्क तो पहला ही वाला है सर। ठीक है, तो पीडीएस की निगरानी आप करते हैं? यस सर, पीडीएस मॉनिटरिंग मेन ऑब्जेक्टिव है सर। तो इतनी सारी शिकायतें हैं, आप उनको दूर कर पा रहे हैं? सर कैपेसिटी के अनुसार सर पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी ग्रीवांसेस है उसको रिड्रेस किया जाए। सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्राउंड लेवल इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग की वजह से। सर उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने मतलब उसमें इम्प्रूव किया है सर। घोस्ट बेनिफिशरीज की शिकायत हमेशा से रही और वो रहेगी, क्योंकि गांव से लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। तो जितने लोगों का राशन कार्ड बना है उतने लोग गांव में होते तो है नहीं सर, लेकिन विभाग से जो एलोकेशन होता है वो तो उसी संख्या के आधार पर होता है सर। तो इस समस्या का कोई दीर्घकालिक समाधान क्या हो सकता है? कोई मानिए किसी गांव में 100 लोगों का नाम राशन कार्ड में है, लेकिन वास्तव में उसमें 40 लोग वहाँ रह रहे हैं, 60 लोग तो शहरों में चले गए सर। तो तय अपना राशन लेने तो आ नहीं रहे वहाँ सर इसमें मतलब डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ इनिशिएटिव है, चाहे वो आधार इनेबल्ड करना हो राशन कार्ड में या फिर हमें ई पॉस मशीन में ऑटोमेशन करना हो या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड करना हो। अभी सर रिसेंटली सर KYC का इनिशिएटिव अभी ग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें हम सभी बेनिफिशियरी को वेरीफाई करके सर घोस्ट कार्ड को हम लोग एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो जा ही रहा है। अभी जो सरप्लस एलोकेशन हो रहा है उसका क्या किया जाता है? सर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो इंटीग्रेट करके जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं और जितना भी हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं उसको सर हम लोग माइनस कर मतलब ऑटोमेटिक वो माइनस होके सर एलोकेट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, एलोकेशन ही कम आ रहा है सर। ठीक है, आप चूँकि तिलौथू में हैं, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है वहाँ रोहतासगढ़ सर, उसको विकसित पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या पहल की गई है अभी? सर रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि हम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ डिफिकल्ट टेराइन एरिया है सर। वो आपने कभी विजिट किया रोहतासगढ़? यस सर, रोहतासगढ़ विजिट। अच्छा, रास्ता सही हो रहा है सर? रास्ता इम्प्रूव हुआ है सर। कच्चा रास्ता अभी भी सर एक लेवल तक हम लोग मतलब एक हाइट तक सर वो पक्का रास्ता हो गया, उसके ऊपर सर कच्चा ही रास्ता है अभी। तो सर उसको भी अगर टूरिज्म पर्पज से देखें सर रोपवे का भी निर्माण वहाँ पे चल रहा है। और सर अलग अलग जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो रोपवे क्या अकबरपुर से पूरा वहाँ तक बनेगा? कहाँ से कहाँ तक? सर अकबरपुर से बनने का चांस तो बहुत लंबा हो जाएगा सर। अभी सर फर्स्ट फेज में ऊपर से ही हाफ जहाँ से हमारा कॉन्क्रीट रोड गया है वहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। क्या लंबाई है उसकी? सर उसका एग्जैक्ट लंबाई नहीं पता है। अच्छा ठीक है, जो रोहतासगढ़ का प्राचीर है मतलब जो बाउंड्री है वो लगभग कितना लंबा है सर? क्षेत्रफल कितना है रोहतासगढ़ का? एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सर नहीं है उसमें। माना जाता है, क्या ये सही है कि ये भारत का सबसे बड़ा किला है क्षेत्रफल के हिसाब से?
सर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इस फैक्ट पे। अच्छा, उस पर ज़्यादा जानकारी आपकी नहीं है। सर। ठीक है। आपके तिलौथू बेल्ट में, ब्लॉक में, यस सर। कई कारखाने भी हैं। सर। कौन सा है? सर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इंडस्ट्री वहाँ पे बनाई जा रही है, और दूसरा सर फूड प्रोसेसिंग को लेके सर वहाँ एक बहुत बड़ा सीमेंट कारखाना है। सर वो डेहरी ब्लॉक में है, डालमिया नगर सीमेंट। अच्छा, वो डेयरी ब्लॉक में आता है। यस सर, और रोहतासगढ़ सर रोहतास ब्लॉक में आता है सर। ठीक है। एक पहले उर्वरक कारखाना भी हुआ करता था, क्या अभी वो चल रहा है? फर्टिलाइजर सर जो नौहट्टा ब्लॉक में हमें देखने को मिला है वो सर अभी काम कर रहा है सर। क्या नाम, PPCL है वो? सर एग्जैक्ट नहीं आइडिया है। अच्छा, तो क्या कारण है उस पूरे इलाके में चूना पत्थर और कई तरह के उर्वरकों, मिनरल्स की उपलब्धता है, उसके पीछे कारण क्या है? सर एक जो कैमूर हिल्स का जो बेल्ट है वहाँ पे हमें वो एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है, तो सर वो मेन रीज़न है। और सर दूसरा रीज़न है कि सोन के किनारे है सर ये। रोहतासगढ़ में कुछ ऐसे मिलते हैं मिनरल्स जो कि बिहार में सिर्फ वहीं हैं और कहीं नहीं है। ऐसे कौन से मिनरल्स हैं? सर वो मेरे माइंड से भी स्किप कर रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी उसको सर आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लोर करने का इनिशिएटिव लिया है सर, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो रहा है सर वो एग्जैक्ट। बीच में एक र्यूमर ये भी आया था कि उधर पड़ोस के सोनभद्र जिले में भी और रोहतास जिले में भी हीरे के कुछ संकेत मिल रहे हैं। सर ये मीडिया रिपोर्ट में ही मैंने सुना था, लेकिन इसके मतलब कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली कुछ तो ये अफवाह था सर। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, तो इसे हम लोग नहीं। अच्छा, तो हीरा कहाँ पाया जाता है? जहाँ कोयले की खदानें हों वहीं पाया जाता है कि कोयले के खदानों के परे भी पाया जा सकता है? सर एग्जैक्ट जोग्राफिकल सर जो रीज़न है वो सर मुझे अभी आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है। नूर सर। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। यस सर। आप मुझे ये बताइए कि एक क्लोज्ड साइकिल पावर प्लांट और ओपन साइकिल पावर प्लांट में क्या अंतर है? क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल। माफ़ी चाहता हूँ सर, काफ़ी समय हो गया है इलेक्ट्रिकल। प्लांट लोड फैक्टर से क्या समझते हैं? लोड फैक्टर से? प्लांट लोड फैक्टर, यस सर वो कैपेसिटी, सर ट्रांसमिशन जो लाइन होता है उसका कैपेसिटी को सर वो हाईलाइट करने किसी भी थर्मल पावर प्लांट की जो प्लांट लोड फैक्टर है वो कितना होता है औसतन? सर जहाँ तक मैं अनुमान मतलब सोच पा रहा हूँ वो सर अराउंड 60% के आसपास। ठीक है, आप देख लीजिएगा सर। अच्छा, मुझे आप ये भी बताइए, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं। यस सर। तो ये एक हर्बर्ट साइमन का क्या योगदान है? सर हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी एक्सटेंसिवली उस पर स्टडी किया था, और डिसीजन मेकिंग को एक इम्पॉर्टेंट पिलर के रूप में गवर्नेंस को देखने के लिए उन्होंने क्या बताया डिसीजन मेकिंग को लेकर? क्या हमारे सामने किसी भी डिसीजन को लेते समय क्या सारी इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ ही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है? सर बाउंडेड रैशनैलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे इंडिविजुअल की कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए, और हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। उन्होंने कोई टर्म भी कॉइन किया जिसको दो शब्दों को मिला के एक टर्म उन्होंने बनाया, वो बता सकते हैं? सर मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, लेकिन अभी सर माफ़ी चाहता हूँ। सेटिस्फाइसिंग करके कुछ बताया? सेटिस्फाइसिंग सर क्या होता है सेटिस्फाइसिंग? सर वो सेटिस्फैक्शन और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से कुछ रिलेटेड था, लेकिन मैं पूरी जानकारी अभी ठीक है। अच्छा, अभी गवर्नर को लेकर काफ़ी विवाद रहा हाल फिलहाल में, और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले भी आए। एक फैसले में 2 जज बेंच ने ये डिसाइड किया कि भाई हम एक टाइम लिमिट भी बता देते हैं जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा, और कुछ उन्होंने डीम्ड एसेंट भी दे दिया कुछ बिल्स को। तमिलनाडु के केस में हुई है सर। फिर सेंटर ने एक याचिका दायर की या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू इस चीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिस्कस किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ओपिनियन दिया, जहाँ की उन्होंने करीब करीब 2 जज बेंच की जो भी बातें थी उनको खारिज कर दिया है। आपके हिसाब से कौन सा वर्डिक्ट ज़्यादा प्रोग्रेसिव था भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, 2 जज बेंच का या ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ओपिनियन आया है? सर अगर देखें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप में ये इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली डिसीजन लिया जाए, लेकिन सर एक सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे सर हमारा डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, और स्ट्रिक्ट अगर नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन सर मेरा मानना है कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को मतलब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि रेफरेंस में
मतलब टाइमलाइन को डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी भी डिसीजन गवर्नर के और प्रेसिडेंट के डिसीजन को लेके। तो सर ये ज़्यादा इफेक्टिव मुझे अभी के सेंस में लग रहा है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ ज़्यादा सहमत हैं? सर ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है नूर कि क्रिकेट भी आपका एक रुचि है और आप उसको फॉलो भी करते होंगे। तो अभी हाल ही में एक चीज़ हुई है कि बीसीसीआई ने एक आईपीएल की टीम को ये बोला कि आप अपना एक जो बांग्लादेशी खिलाड़ी आपकी टीम में है उसको रिलीज़ कर दीजिए। सर इसको लेकर बांग्लादेश से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने बोला कि हम भारत में मैच नहीं खेलना चाहेंगे। आपके हिसाब से भारत बांग्लादेश संबंधों में क्या ये बीसीसीआई का कदम ठीक था या बीसीसीआई को ये उस टीम के विवेक पे छोड़ना चाहिए था बजाय कि निर्देश देने के कि उस टीम के विवेक में कि वो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं पर्टिकुलर खिलाड़ी को या नहीं, क्या बेहतर होता? सर मेरा मानना है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और मेन गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट को लेके, और ये सर इसको हम लोग डीहाइफिनेट करना चाहिए इंडिया के पर्सनल बांग्लादेश के रिलेशन के साथ। और सर कुछ इमोशनल इंटेंसिटी है हमारे देश में क्रिकेट को लेके, जहाँ पे अभी सर जो एक इसे प्रोटेस्ट के रूप में देख सकते हैं कि जहाँ पे वहाँ हिंदू माइनॉरिटी को वहाँ पे अटैक हो रहा है, तो उसके प्रोटेस्ट के रूप में सर एक इंडिविजुअल टीम को इस डिसीजन को लेके हो सकता है। लेकिन क्या इससे भारत बांग्लादेश संबंध अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? सर क्रिकेट एक कल्चरल सिग्निफिकेंस के रूप में दोनों देशों में देखा जाता है, और इसमें कुछ रिलेशन हमारे हो सकते हैं कि इमोशनल रिलेशन सर थोड़े हैम्पर हों, लेकिन सर मेरे मानना है कि डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी हमारी काफ़ी और हम अलग अलग एंगेजमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद नूर। थैंक यू सर। नूर सर हाल ही में यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें बंदी बना लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर मैं इसे जो यूएस का मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ वेनेजुएला में, ये 3 रीज़न की वजह से सर मुझे जो देखने को मिल रहा है। एक उनका जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी था वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डोमिनेंस का, सेकंड सर एलिगेशन है नार्को टेररिज्म को लेके, और थर्ड सर ऑयल रिजर्व पे अमेरिकन प्रेसिडेंट की नज़र थी। तो सर ये इस पे सर ग्लोबल विजडम डिवाइडेड है, और अभी हमें मतलब इंडिया का स्टैंड यही है कि सर अभी काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ हम लोग को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं उस एरिया को, और पीस और स्टेबिलिटी सर हमारे लिए प्राइमरी। नूर क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो जिस डिवाइड की आप बात कर रहे हैं कि जिस मुद्दे पर ग्लोबल विजडम डिवाइडेड है सर, वो डिवाइड आइडियलिस्टिक अप्रोच एंड रियलिस्टिक अप्रोच के बीच का है, क्या ये सही है? सर मेरे हिसाब से सर वो अपने नेशनल इंटरेस्ट और रियलिस्टिक अप्रोच के बीच का है सर। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसे ताक पर रख सकते हैं। सर नेशनल इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन सर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है देश की, और सर रूल बेस्ड ऑर्डर अगर नहीं है तो सर फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है, और वो हैम्पर करेगा पीस और स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को सर ग्लोबल लेवल पे। तो हम ये मान सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है सर, अगर वही देश रूल बेस्ड ऑर्डर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो और कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स हैं वर्ल्ड में, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दे सकता है। हो सकता है कल की डेट में चाइना ताइवान को एनेक्स कर ले, रशिया यूक्रेन को एनेक्स कर ले, क्या ऐसा हो सकता है? सर ये अच्छे प्रेसिडेंट के रूप में नहीं देखा जा रहा है इस इंसिडेंट को, और ये सर अलग अलग मल्टीपल इसके कास्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं सर, जहाँ पे यूएस अगर यूनिलेटरली किसी डिसीजन को लेता है तो इंटरनेशनल रूल ऑर्डर के लिए अगेंस्ट में है सर। और ठीक है, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आगे चलकर एक जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं में कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है और कोई सिल्वर लाइनिंग हमें दिख नहीं रही है कि आगे आने वाले समय में ये स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसे में भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? सर चैलेंजेस के रूप में मैं अगर देखूं तो सप्लाई चेन रेजिलियंस सर, हमारा एक्सटर्नल एक्सपोर्ट पे काफ़ी मतलब हम एक्सटर्नली काफ़ी डिपेंडेंट है अलग अलग पहलू पे, और सर हमारा लेबर मोबिलिटी जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको भी हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ, और रेमिटेंसेस सर हमारे काफ़ी इकोनॉमिक फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं सर, लेकिन अपॉर्चुनिटी के रूप में इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो सकती है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए हम अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और सर फोकस किया जा सकता है कि हमारे सप्लाई चेन काफ़ी रेजिलिएंट बने, ताकि फ्यूचर में किसी भी
इनस्टेबिलिटी को हम लोग, जैसे सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है सर, वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रहा हमें। ठीक है नूर, जब हम सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करते हैं तो दो प्राइमरी सेक्टर जो कि सप्लाई चेन फ्लक्चुएशन से हाईली ससेप्टेबल हैं, पहला एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरा करंट टाइम्स और आने वाले टाइम्स में दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इन दोनों में ही भारत कहीं ना कहीं एक रिसीविंग एंड पे है और हम अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को स्मूथ करने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं? सर अगर सेमीकंडक्टर फ्रंट पे बात करें तो वहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर मिशन, जहाँ पे हमने लगभग 76,000 करोड़ 2021 में इन्वेस्ट करने की बात की है। और सर हम एक सप्लाई चेन को मतलब रेजिलिएंट बनाने के लिए हम अब एक शेयर्ड माइंड के साथ, शेयर्ड एजेंडा के साथ अलग अलग मल्टीलेटरल फोरम पे इसको अपने अपने कंसर्न को रख रहे हैं सर। ठीक है नूर, शुक्रिया। नूर, यस मैम। अभी अभी आपने मॉरल पॉलिसी की बात करी, यस मैम। है ना? क्या आपको ये नहीं लगता कि भारत की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अहिंसा के पथ पर चलें? तो उस हिसाब से आप हथियारों के आयात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और अपने सिटीजन का इंटरेस्ट हमारे लिए एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखा जाता है। और मैम एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि पावर रिस्पेक्ट पावर, तो उस केस में मैम हमें इंटरनल स्ट्रेंथ को अपनी मजबूती के साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना हम अभी फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं मैम, पीस और स्टेबिलिटी होप से नहीं स्ट्रेंथ से आने के चांसेस है। जहाँ पे हम डेटरेंस के रूप में देखें, हमारा हिस्ट्री रहा है कि हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन को क्रिएट नहीं किए हैं, हम सिर्फ सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं। मगर निर्यात हम जिस पे कर रहे हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम जिनको दे रहे हैं हथियार, उन पर हम कोई क्लॉज नहीं लगा रहे हैं कि आप तभी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैम उस पहलू पे मुझे कुछ डायनेमिक्स जो मुझे देखने पड़ेंगे कि किस पहलू पे हम उस एक्सपोर्ट पे जो हमारा एग्रीमेंट होता है उस एग्जैक्ट जो प्रोविज़न है उसको मुझे देखना पड़ेगा मैम एक बार। फॉरेन सर्विसेज को प्राथमिकता देने की कोई खास वजह? मैम पैसन है एक, मतलब अपने देश को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने की। ठीक है। मैरी पाकर फॉले को क्लासिकल थिंकर सॉरी मैम? मैरी पाकर फॉले को क्लासिकल थिंकर कहा जाता Yes, है। ma'am. वो एक शास्त्रीय दार्शनिक है। यस मैम। कोई खास वजह? मैम क्लासिकल थिंकर्स बोलने का रीज़न ये था कि वो क्लासिकल एरा में अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर रही थी, तो ये एक रीज़न था। लेकिन मैम उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी विजनरी था और आगे ह्यूमन रिलेशन या फिर बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स ने उनके आइडिया को रेप्लिकेट करके आगे इम्प्रूव किया था मैम। ठीक है। आपने स्नातक भोपाल से किया है, मैम। है ना? भोपाल ऐसी क्या चीज़ कर रहा है, भोपाल ने ऐसा क्या सही किया कि स्वच्छता में सर्वप्रथम स्थान आज भी भोपाल और इंदौर को ही मिल रहा है? ऐसा क्या कर रहा है भोपाल जो बाकी शहर उसको नहीं निभा पा रहे हैं? मैम जो मैं मेन रीज़न सोच पा रहा हूँ वो इफ़ेक्टिव प्लानिंग है कि कैसे एक्सटेंड करना है सिटी को। जैसे हम देख सकते हैं कि ओल्ड भोपाल और न्यू भोपाल काफ़ी सिस्टमैटिक वे में हम वहाँ पे भोपाल को डेवलप किया जा रहा है और इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नेंस वहाँ पे है मैम, जहाँ पे उनको हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एडिक्वेट अमाउंट में वहाँ पे अवेयरनेस की हमें मतलब देखने को मिला है कि पीपल अवेयर हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं मैम। क्या ओल्ड भोपाल अभी भी टॉक्सिक वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से कर रहा है? मैम वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है और वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वो साइंटिफिक वे में जैसे सेग्रीगेशन करना हो तो वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है मैम। टॉक्सिक वेस्ट मैनेजमेंट में? मैम उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। ठीक है। आपको पता है कि भारत ओलंपिक की मेज़बानी चाह रहा है? यस मैम। किस वर्ष के लिए चाह रहा है? 2036 के मैम। कोई खास वजह? मैम एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि 2036 से, लेकिन जो मैं सोच पा रहा हूँ वो हमें उतना प्रिपेयर करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उतना समय की ज़रूरत है। क्या भारत को कभी भी सबसे पहली बार गोल्ड कब मिला था, स्वर्ण पदक सबसे पहली बार कब मिला था? मैम ईयर याद नहीं है मैम। 1936। इस वजह से हम ओके मैम, 2036। थैंक यू। तो ऐसे में हम अपनी खेल अवसंरचना को कैसे और बुलंद करें? मैम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जी मैम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्रिहेंसिवली उस एरिया में फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे हम स्ट्रक्चरल वे में गवर्नेंस को इम्प्रूव कर पाएँ।
और एडिक्वेट अमाउंट में अपने रिसोर्स को इन्वेस्ट कर पाएँ, जहाँ पे हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और अर्ली टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है मैम। अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को हम अगर इफ़ेक्टिवली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। हमारे पॉलिसीज़ में कुछ ऐसा आपको देखने को अभी तक मिला? मैम रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स गवर्नेंस पॉलिसी को बिल अभी लाई थी और 9 मेंबर पैनल कमेटी अभी जिन्होंने स्पोर्ट्स गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की बात कही है मैम। ठीक है, Thank you, धन्यवाद। नूर आलम, यस मैम। आप कैमूर से हैं। यस मैम। कैमूर हिल्स कौन से रेंज में पड़ते हैं? मैम विंध्या रेंज का एक्सटेंशन है कैमूर हिल्स, जो हमें रोहतास तक देखने को मिलता है मैम। बिल्कुल ठीक बात। मुझे बताइए कि बिहार का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया मैम मैं कंफ्यूज हूँ 2 एरिया में। बताइए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कैमूर टाइगर रिजर्व जो अभी जी। रिसेंटली नोटिफाइड हुआ है। तो हाँ जी, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी Yes, ma'am. एक्चुअली। तो मुझे बताइए कि कौन से पशु और पक्षी के लिए चर्चित रहते हैं? मैम वहाँ टाइगर जैसे अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है, लेपर्ड है, नील गाय है, इन सब एरिया में। और कोई खास पक्षी? पक्षी मैम याद नहीं कर पा रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने MNIT से यस मैम। किया है अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मुझे बताइए मौलाना आज़ाद जी कौन थे? मैम मौलाना आज़ाद साहब हमारे फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते हैं, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के हुए। ठीक है, चूँकि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Yes, पढ़ी है, ma'am. मुझे बताइए कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर ग्रिड में एंगेज करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटीग्रेट करने में? मैम फर्स्ट जो सोच पा रहा हूँ मैं, वो एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ कमी दिखाई दे रही है। जैसे जितने भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और देखा जाए चार्जर की पावर चार्जिंग कैसे, उनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अनुसार कितने चार्जर हैं, तो वो हमें कम देखने को मिल रहा है। और मैम दूसरा जो अभी एक रिसेंटली केरला में देखा गया है कि व्हीकल टू ग्रिड को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, तो मैम अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये बताइए, आपने कुछ समय पहले चर्चा की वेनेजुएला और US Yes, के ma'am. अटैक के बारे में, यस मैम। तो ये जो भी हाल फिलहाल की परिस्थितियां हैं उससे भारतीय इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है? कुछ खास पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैम मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा ऑयल इंपोर्ट वहाँ से 1% से कम है और कुछ अपॉर्चुनिटी जैसे हमारे पास है, जैसे हमारा वहाँ पे ONGC विदेश लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है, तो वो अनलॉक होने के चांसेस हैं। और मैम और डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओपेक से आप क्या समझते हैं? मैम ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल को रेगुलेट करती है मार्केट में। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था, कौन कौन से देश हैं? मैम इनिशियली 13 कंट्रीज थे और बाद में फिर 10 कंट्री उसमें ऐड हुए मैम। ठीक है, मुझे मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि आप इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी से क्या समझते हैं? मैम जहाँ रुपीज़ का लेन देन इंटरनेशनल लेवल पे हो, जहाँ अभी डिपेंडेंसी डॉलर पे है, तो वहाँ पे एक ग्लोबल करेंसी के रूप में रुपीज़ को देखा जाए, उसको मैं इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। नूर, बिहार सरकार के बजट का आकार क्या था इस वर्ष? सर मैं जहाँ तक याद कर पाऊँ 3.27 लाख करोड़ रुपए। और बिहार का GSDP कितना है? सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं है सर, माफ़ी चाहता हूँ। ओके, प्रति व्यक्ति आय बिहार में कितनी है? अराउंड सर 54,000 के आसपास है सर। अच्छा, नई सरकार ने कुछ शहरों के नवीकरण की घोषणा की है सर। कितने शहरों की? सर एग्जैक्ट मुझे देखना पड़ेगा सर। अच्छा, 11 शहर हैं। आप अनुमान लगा बताइए कोई 11 शहर कौन से हो सकते हैं? सर एग्जैक्टली मुझे उस डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा, माफ़ी चाहता हूँ इस। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताएं कि बिहार में संभाग या कमिश्नरी कितने हैं? सर 9 डिवीज़न है हमारे बिहार में। ये सर। तो आपका जो रोहतास जिला है वो किस डिवीज़न में आता है? पटना डिवीज़न में है सर। कितने जिले हैं पटना डिवीज़न में? सर पटना डिवीज़न में अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ सर, मैं गेस कर सकता हूँ सर। आपका कैमूर भी उसी में है? ये सर। रोहतास हो गया, 2। कैमूर रोहतास। और बताइए। पटना है सर। और एग्जैक्टली सर मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन कौन। ऐसा कौन सा डिवीज़न है जिसमें सबसे कम जिले हैं? माफ़ी चाहता हूँ सर, मुझे देखना पड़ेगा फैक्ट सर एक बार। ओके। माफ़ी। क्या बिहार में कभी कोई महिला राज्यपाल रही हैं?
माफ़ी चाहता हूँ सर, मुझे एग्जैक्ट नॉलेज अभी जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें कितनी महिलाएं एमएलए बन पाई? सर मुझे इस फैक्ट को ब्रश अप करने की ज़रूरत है, माफ़ी चाहता हूँ इस। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या आपके जिले से कोई महिला एमएलए बनी है? यस सर। कौन? सर मोहनिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से संगीता कुमारी जी बनी है सर। किस पार्टी से? बीजेपी से बनी है सर। और जहां आप पदस्थ हैं रोहतास जिले से कोई महिला? यस सर। हम सासाराम कॉन्स्टिट्यूएंसी से स्नेहलता जी हैं सर, वो आरएलएम पार्टी से हैं सर। अच्छा, क्या बिहार के किसी जिले में लिंग अनुपात 1000 से ज़्यादा भी है? सर मुझे एग्जैक्ट फैक्ट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। मतलब आपका अनुमान क्या है कि नहीं 1000 से ऊपर होना मुश्किल है? सर मुझे गोपालगंज ध्यान में आ रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं। नहीं, आपका सही ध्यान आ रहा है। गोपालगंज का लगभग 1200 है सर। क्यों इतना ऊंचा है गोपालगंज में सेक्स लिंग रेशो अनुपात? और ये आज से नहीं है, लगातार आज़ादी के बाद से ऊंचा ही रहा है। सर मुझे उस केस स्टडी को पढ़ने की ज़रूरत है, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया नूर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आ जाइए, बैठिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास है परफॉर्मेंस आपका, अच्छे अंक आ जाएंगे, निष्कर्ष पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी जो बातें हैं, एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा अभी तो ठीक है, अभी पहले ठीक थी, अभी थोड़ा आप आगे झुक गए, झुकिएगा मत, पीछे अपना टिक के बैठिएगा। ये अंगूठी पे सवाल बन सकते हैं, उसकी तैयारी करिएगा। ये पहन के नहीं जाएंगे तो अच्छी बात है। तो उसी दिन निकालिएगा तो दाग रहेगा, तो पहले निकालते पहनते रहिएगा तो दाग नहीं बनेगा। यस। और पॉवर्ड में हमारे विशेषज्ञ की राय ये है कि जैसे सेटिस्फाइसिंग बहुत बुनियादी और शुरुआती अवधारणा है, वो पता होना चाहिए था। तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। हालांकि ऑप्शनल से सवाल कम पूछते हैं वो, फिर भी कर्मयोगी मिशन वगैरह तो पढ़ ही रखा होगा। हाँ, वो सब रिवाइज कर लीजिएगा। लोक प्रशासन है तो बिहार के प्रशासनिक संरचना पे सवाल आ सकता है, वो एक बार देख लीजिएगा। डिवीजन, सब डिविजन्स, ये सब मंत्री का नाम भी देख लीजिएगा, महिला मंत्री वगैरह के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। आपके रोहतास जिले में फिलहाल 4 सर्वोच्च पदाधिकारी महिलाएं हैं। यस सर। वो पूछ सकते हैं। डीएम महिला, एसपी भी महिला ही है ना? एसडीएम सासाराम के आईएएस हैं, और डीएम भी हैं सर, एमएलए भी हैं, और वहाँ की मेयर भी हैं, सब महिला अनुमित सर। ऐसा रेयर होता है कि किसी भारत के ज़िले में 4 शीर्ष पदाधिकारी महिलाएं हों, तो महिलाओं से उपजा हुआ सवाल बनेगा आपसे सर। ठीक है। और सभी महिलाओं का एसडीएम और डीएम का नाम वगैरह तो आपको याद ही होगा, वो तो मीटिंग में आप जाते ही रहते होंगे। धरपकड़ भी सुना है, छापेमारी वगैरह चल रही है। आरंभिक उत्साह रहता है, तो मुस्तैद हैं वो सब अधिकारी। ठीक है, तो आप लोक प्रशासन के नज़रिए से देखिए कि इस तरह के प्रशासकों को क्या कहते हैं सैद्धांतिक संरचना के तहत। नहीं, क्या कहते हैं, अभी ध्यान आ रहा है सर? इस ऐसे प्रशासक जो दिन प्रतिदिन के अपने प्रशासनिक कार्य में बड़े चुस्त दुरुस्त रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, डायनेमिक रहते हैं। यस सर। कुछ तो होते हैं जो फाइल निपटाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, और कुछ होते हैं फील्ड वर्क में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वो सब जो भी पढ़ना होगा देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा है। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर हैं तो हम लोग उधर गए नहीं क्योंकि समय की सीमाएं हैं। अभी आपके मंत्री साहब ने ये कह दिया कि किसानों के धान हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उतना ही हमें अनाज चाहिए जितना पीडीएस में देना है सर। तो उधर से जोड़कर, चूँकि आपका रिलीजिंग वाला काम है, लेकिन वो एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो ये सब भी सवाल पूछ सकते हैं। तो वो सब अपने रखिएगा। और पर्यटन वगैरह पे रोहतासगढ़ की जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि अभी वहाँ बहुत सारा काम हो रहा है। मिनरल्स वगैरह भी देख लीजिएगा। यस सर। ठीक है। चूँकि कैमूर में नया राष्ट्रीय पार्क का अनुमोदन हुआ है, और कैमूर में वो फेमस तीर्थ भी है जो देवी का मंदिर है, उसकी पुरातनता पे भी बहुत सारे दावे आते हैं कि वो सबसे पुराना है। यस सर। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने लिखा तो है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। यस सर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं और पुराना है। अष्टकोणीय मंदिर है, बहुत सारे अभिलेख मिले, वो सब भी देख लीजिएगा। तो बीपीएससी में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे? सर बीपीएससी में टाटा पावर और मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है, तो वहाँ से आया था, तो उस पर्सपेक्टिव में पूछा गया था।
सर उस टाइम पे जैसे बैडमिंटन हॉबी में लिखा हुआ था, तो पीवी सिंधु जी और एक सिल्वर मेडलिस्ट थे उस टाइम पे जो जेल में गए थे, सुशील कुमार, तो उनमें उन्होंने पूछा था क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या मतलब किस किस पर्सपेक्टिव पे वो लोग काम करते हैं, क्या डिफरेंसेस है, इसी से। ठीक है, यूपीएससी में थोड़ा सा अलग हो। यूपीएससी का इंटरव्यू पहली बार देने जा रहे हैं? सर ये सेकंड है सर मेरा। पहली बार कब दिया था? सर 23 में दिया था सर। तो ठीक लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि आप अच्छे अंक पाएंगे। आपके मन में कोई संशय या प्रश्न हो पूछिए। सर कॉन्फिडेंस और पिच को लेकर कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, शालीनता के साथ कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस भी नहीं होना चाहिए। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं आप, चेहरे पे भाव ठीक है, सवालों के जवाब आप उत्साह के साथ दे रहे हैं, वो अच्छा है। ड्रेस सेंस अच्छा है, बैठने की भंगिमा अच्छी है। जहाँ थोड़ा सा ओपिनियन बनाने की ज़रूरत थी वहाँ आपने काफ़ी बैलेंस उत्तर दिया बांग्लादेश जैसे प्रश्नों पे, वो सब भी ठीक है। और सर अगर अगले एक वीक के लिए आपका क्या सजेशन? अगले एक वीक के लिए वही, चूँकि आप पोस्टेड हैं जिस विभाग में, उसकी पूरी जानकारी, इस पूरे सोपानक्रम को ऊपर से नीचे सर, उससे जो है जो विषय वस्तु है जिस पर सवाल भी हम लोगों ने जो किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, और जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप हैं, रोहतास, तिलौथू, ये सब, उसके पर्यटन की संभावना, सड़कें तो बहुत अच्छी हो गई हैं, यस सर, इंडस्ट्री वगैरह, मिनरल्स, ये सब। थोड़ा सा सोशल कॉज पे भी तैयारी रखिएगा। गरीबों की स्थिति क्या है, गरीबी के आकलन में क्या सप्लाई चेन ऑफिसर्स का जो इनपुट है वो ज़्यादा विश्वसनीय हो सकता है। गरीबी के जो सर्वेक्षण करते हैं, क्यों ना हम इसी इनपुट का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, बाकी अच्छा है, चिंता न करिए। आप जितना हो सके पढ़ के जाइएगा बिहार के बारे में। नहीं आ रहा होगा तो कह दीजिएगा सर अभी भूल गया हूँ, पढ़ा था। यस। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।